हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 8 अगस्त और आज का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला न्यूज़ बनता है वो यहाँ से बन रहा है। एक सेकेंड, देखिए ये जो न्यूज़ कहता है, देखिए कह रहा है सेंटर जो है भाई साहब आपका पार्लियामेंट यानी संसद से दिल्ली का बिल पास हो चुका है। ठीक, यानी कौन सा बिल था हमारा, तो आप देख लीजिए बिल का नाम है आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी of Delhi Amendment Bill 2023 will replace the ordinance of the control of the conservation capital। यानी बेसिकली बात है ये जो दिल्ली एनसीटी अमेंडमेंट बिल है 2023, ये क्या है आपको रिप्लेस कर देगी इसके पहले वाले जो हमारा बिल था। उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में जो रूल एंड रेगुलेशन और जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, उसका कह सकते हैं उसका जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या कर सकते हैं कि ओन करना एक तरीके से, कि मतलब किसके हाथ में रहेगा राइट्स, तो वो आपके दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, लेकिन ये बिल के बाद अगर ये बिल बन जाती है आपका, जैसे ये बिल आपका राज्यसभा लोकसभा में पास हो चुकी है, ठीक है, और अगर ये प्रेसिडेंट की साइन हो ही जाएगी क्योंकि अब तो बिल पास हो गई है, तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा और ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और अब ये जितने आपके पास पावर हैं ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र को लेकर के, ऑफिसर को रिक्रूटमेंट को लेकर के, वो आपका चला जाएगा एलजी के पास, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला जाएगा। ठीक, अब ये जो बिल पास हुआ, ये देखिए आपको क्या हुआ कि 4 दिन पहले आपका लोकसभा में पास हुआ था, ठीक है, और उसके बाद कल यानी मंडे को आपको देख लीजिए ये पास हो गया आपका राज्यसभा से भी। ठीक है, अब ये राज्यसभा से जो पास हुआ है उसमें क्या हुआ है देखिए, अब 131 वोट मिले थे इसके फेवर में। ठीक, यानी गवर्नमेंट के साथ मिला था 131 वोट, और इसके अगेंस्ट मैंने अपोजिशन वालों ने वोट किया जो 102 था, यानी लगभग कहिए तो खेल बराबर का था, थोड़ा सा रोमांचक भरा खेल था। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो कहानी पलटी गई वो कहानी कहाँ पलटी, जो आपका बीजेडी है, ठीक, और YSRCP जो पार्टी है, और उसके साथ जो बाकी निर्दलीय 9 एमएलए थे, वो क्या किए, वो गवर्नमेंट के साथ, रूलिंग पार्टी के साथ उन्होंने वोट दे दिया उनके फेवर में, जिससे क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ गया। ऐसा बात नहीं है, अपोजिशन पार्टी ने भी एड़ी चोटी लगा दी थी। अपोजिशन पार्टी ने, अब देखिए मनमोहन सिंह को लेकर के आ गए थे, शिबू सोरेन को लेकर के आ गए थे, जो कि मनमोहन सिंह अभी व्हील चेयर पे हैं, बहुत ही बीमार हैं, तो उनको भी लेकर के आ जाया गया था। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो, ये बिल इसलिए लाई गई है कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि रूल को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, नियम के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे वाद विवाद के बाद क्या हुआ कि ये बिल पास कर दिया गया। हमारे जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल साहब, उन्होंने रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा ब्लैक डे, उन्होंने कहा बिल्कुल ही काला दिमाग है, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा चोर दरवाज़ा कहा गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है चोर दरवाजे से दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है। तो ओवरऑल ये इतने सारे वाद विवादों के बाद क्या हुआ, मंडे को ये बिल पूरी पार्लियामेंट से पास कर दी गई है। होप अब देखिए जब आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू जी साइन कर देगी, फिर ये एक्ट बन जाएगा। तो ये रहा ये न्यूज़। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आपके, ठीक है। आपका नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरवेन किया आपका मणिपुर में, और कहा है, नाम दे दिया है प्रूव टू मॉनिटर एक्स पैनल जजेस को, बाकी सब जजेस को, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच सेट कर दिया है और बहुत सारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि मणिपुर पर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि हम अपने फेथ को और रूल ऑफ लॉ जो का फेथ कहता है उसको हम रिस्टोर कर सकें, यानी वापस कानून व्यवस्था बहाल कर सके और शांति बहाल कर सके। ठीक है, ये कब हुआ, ये देखिए जब पार्लियामेंट में कहानी चल रही है हमारी कि अपोजिशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, जिसके तहत वो सोचा है कि इस पर चर्चा हो सके कि मणिपुर पर, और प्रधानमंत्री जी आकर के इसका जवाब दे सकेंगे। मंडे को ये उम्मीद की जा रही थी। इसी मंडे को क्या हुआ आपको, यानी मंडे कह लीजिए तो आप 7 अगस्त 2023 को
इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट किया। अपॉइंटमेंट में क्या किया, 3 एक्स जजेज को रखा, ठीक है, जो क्या काम करेंगे, जो देखेंगे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है, जो मणिपुर में हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से जज है देख लीजिए। तो एक्स जज है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, ठीक है, जिसका नाम है गीता मित्तल जी, ठीक है। दूसरे फिर है एक्स बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं रिटायर्ड, जिनका क्या काम है, शालिनी पी जोशी। और एक्स दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जो आपका नाम है उनका आशा मेनन जी, ठीक है। अब देखिए गौरतलब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने जज एक्स जजेस को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, तीनों जजेस आप देखिए वोमेन है, ठीक है। तो ये कितनी सेंसिबल बात है कि गवर्नमेंट ने वोमेन्स केस को वोमेन्स के लिए हैंडल करने के लिए दिया, ठीक है। अब देखिए और बाकी ऑफिसर्स को उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, उसमें से क्या 5 ऑफिसर ऐसे हैं जो क्या होंगे, सीबीआई को ब्राउड इनटू सीबीआई में लाया गया है, जो अलग अलग स्टेट्स में थे, उनको बुलाया गया 5 ऑफिसर को, ऐसे ऑफिसर को जो सीबीआई में अलग अलग स्टेट में कार्यरत थे, उनको बुलाया गया इस केस के लिए, ठीक है। अब एक्स महाराष्ट्र के जो एक्स पुलिस चीफ हैं, ठीक, जिनका नाम है दत्तारे पेडलागर, ठीक, उनको क्या किया गया, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है मॉनिटर करने के लिए ओवरऑल केसेस को, ठीक है, जो कि सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट में आया था, ठीक है। अब इसमें से क्या 42 स्टेट एसआईटी, ठीक, ऐसे स्टेट से 42 एसआईटी को उठाया गया है, लिया गया है, ठीक, जिसमें से ईच कॉम्प्रोमाइजिंग इंस्पेक्टर फ्रॉम द अनदर स्टेट टू लुक इनटू द केसेस नॉट ट्रांसफर टू सीबीआई, ठीक है। यानी लिया गया एक ऐसे 42 एसआईटी को, जिसमें ये कहा गया है कि ये केस पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये केस जो सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, उस पर आपको देखना है, ठीक है। और उसमें भी क्या किया गया, एसआईटी टू बी सुपरवाइज्ड बाय द 6 डीआईजी रैंक ऑफिसर नॉट फ्रॉम मणिपुर। और एसआईटी जांच करेगी तो उसके सुपरवाइजर कौन होंगे, वो 6 डीआईजी ऑफिसर को बुलाया गया जो कि मणिपुर से नहीं है, वो लोग मिलकर उसकी जो मॉनिटर करेंगे, ऊपर से सुपरवाइज करेंगे कि एसआईटी क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही तगड़ा मतलब अपॉइंटमेंट किया है। होप्स हो कि इसके लिए जस्टिस हो, हम जो वुमेन्स का साथ हुआ है, और वहाँ हो सके तो बहुत जल्दी जल्दी मणिपुर में शांति बहाल हो, पीसफुल हो, और हम लोग वापस सही से रह सकें, ठीक है। जस्ट बिगिन फ्रॉम द सेकंड न्यूज़। देखिए जो ये न्यूज़ आपका कह रहा है, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि देखिए कि नुहा में, यानी आपका हरियाणा में जो पीछे कुछ दिनों पहले आपका जो राइट हुआ था, दंगा हुआ था, उसमें क्या किया गया है, उसमें कई को क्या हुआ, बुलडोजर चला दिया गया कईयों के घर पे, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन कर दिया और कहा है गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ठीक, और अगर ऐसा है तो इसको रोकिए, क्योंकि ये कानून के और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब ये बात हुआ क्या, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो मंडे को आपके गवर्नमेंट से पूछता है कि पार्टिकुलर कम्युनिटी वे टारगेटेड, ऐसा कहा, उन्होंने पूछा कि क्या पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और उनके घर को तोड़ा गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा और कहा कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको जितना जल्दी हो सके रोक दीजिए, ठीक, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ में के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने किसने कहा, तो देखिए डिवीज़न बेंच बैठी थी आपके जस्टिस जीएस संधेवालिया का और हरप्रीत कौर जीवन जी थे। उन्होंने उन दोनों जज साहब ने कहा कि इफ़ एनी सच डिमोलिशन इज़ टू बी कैरिड आउट टुडे इट शुड बी स्टॉप्ड इफ़ द प्रोसीजर इज़ नॉट फॉलो एज पर द लॉ। तो ये कहता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है आपका कि देखिए अगर ऐसा कुछ अभी भी हो रहा है और डिमोलिशन की जा रही है जो कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है, तो उसको अभी रोक देना चाहिए, इस हाई कोर्ट ने जारी कर दिया अपना बयान, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने पूछा स्टेट गवर्नमेंट से कि कितने ऐसे घर हैं जो अब तक डिमोलिश किए गए हैं, उसकी एफिडेविट बना करके दीजिए। और ये पूछा है कि क्या इनको नोटिस मिला था, इनके घर को तोड़ने से पहले इनको नोटिस मिला था इसको कि इनकी डिमोलिशन की जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल सुप्रीम हाई कोर्ट ने इनको बहुत अच्छे से कह लीजिए कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा गवर्नमेंट को, कि आप ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये पूछा है कि ये इनको पहले नोटिस वगैरह भेजा है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा ये न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये देखिए आपका न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये न्यूज़ कहता है, आप लोग को पता होगा कि जयपुर मुंबई की जो सुपर फास्ट ट्रेन थी उसमें एक आरपीएफ के जवान ने क्या किया था, अपने सीनियर पे
और पैसेंजर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी 4 लोगों में थी, 4 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जिन्होंने गोली मारा उनका नाम क्या था? चेतन सिंह। ठीक, तो ओवरऑल इस पे क्या हुआ है, इनको क्या कर दिया गया, इनको कस्टडी में लिया गया। आईपीसी सेक्शन 153 जो ये कहता है आपका कि इन्होंने क्या किया है, विभिन्न विभिन्न समाज या विभिन्न विभिन्न रिलीजन हैं और जो समाजों में क्या है उनमें उन्होंने भड़काने की कोशिश की है और उनमें कह सकते हैं सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बिहाफ पे इनको क्या कह सकते हैं, अरेस्ट किया गया। और ऐसा नहीं है कि इनको अरेस्ट किया गया है तो ये अभी की बात है, इनके ऊपर पहले से 31 जुलाई के पहले से इनके ऊपर 302 यानी मर्डर का केस चल रहा था। ठीक है, तो ये रहा इनके ऊपर अरेस्ट का वारंट आया है। अब देखते हैं ये आगे केस सॉल्व होकर के क्या जस्टिस मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हम देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका बनता है, वो आपका नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या हुआ है कि लोकसभा में आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे इसके साथ बिल और भी पास किए गए जिसको कहते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, ये भी पास किया गया। फार्मेसी अमेंडमेंट पास किया गया। मेडिटेशन बिल पास किया गया। अनुशोधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये भी पास कर दिया गया। यानी इसके साथ साथ 4 और अदर बिल पास कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, इनको कहा इस बिल में क्या कहा गया, इस बिल में कहा गया है कि अगर आप वायलेशन करते हैं, ठीक, तो मैक्सिमम पेनल्टी आपको 250 करोड़ की है। ठीक, और आपको मिनिमम पेनल्टी 50 करोड़ के लिए। ठीक है, आपको अगर रूल फॉलो नहीं करते हो, डाटा प्रोटेक्शन बिल को वायलेट करते हैं तो। ठीक है, ये जो बिल पेश किया इन्होंने, कौन किसने भी किया, तो आईटी मिनिस्टर हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने पेश किया था। ठीक है, अब इसके खिलाफ अपोजिशन ने बोला आपको कि नहीं, ये बिल स्टेट गवर्नमेंट है जो वोटिंग के लिए यूज़ कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद जो एक और है आपके जो IMIM के जो चेयरपर्सन है, जो कर ली जाए AIM के जो आपके लीडर हैं जामिल इम्तियाज जलील। ठीक है, उन्होंने कहा है कि नहीं हो सकता इसको, ये उन्होंने कहा कि ये एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की ओर बिल जा रही है। ठीक है, ये बिल एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की बात करती है। तो ओवरऑल अपोजिशन ने अपोज किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोकसभा से पास हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा से पास होती है कि नहीं। राज्यसभा से पास होने के बाद आपका ये बिल प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद आपका लॉ बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो देखिए ये न्यूज़ बन रही है आपकी कि देखिए बिहार के जो पटना है वहाँ आपको क्या हुआ है, जो फर्स्ट फिजिकल म्यूजियम बाइनल को इनॉग्रेट किया गया, उसका लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और लॉन्च करने में कौन कौन थे, CM हमारे बिहार के जो CM है आपके नीतीश कुमार थे और डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे जो फाउंडेशन में। ठीक थे, और फाउंडेशन का जो मेन कहते हैं उनका जो क्रेडिट जाता है आपको क्या कहते हैं, फेस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता को, उनको जाता है। ठीक है, अब इन्होंने किस लिए कहा, तो इन्होंने किया है जो ये म्यूज़ियम बनाने का मकसद क्या था, इस म्यूज़ियम बनाने का मेन मोटिव है कि टू शेप द कल्चर एंड द फॉस्टर डिस्कशन, यानी कल्चर को शेप करने के लिए, फॉस्टर डिस्कशन के लिए। तो यही था बेसिकली ये न्यूज़। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि टेस्टिंग टाइम एज मणिपुर गोज बैक टू द स्कूल, यानी कि स्कूल को खोला जा रहा है और स्कूल को खोल के देखा जा रहा है कि वहाँ क्या स्थिति बनती है। ठीक है, यानी कोशिश की जा रही है कि शांति का माहौल रखा जाए। ठीक है, उसके बाद भी क्या हुआ है कि आप देखिएगा कि मैतेई के जो जितने वुमेंस लोग हैं वो क्या हैं आपको असम राइफल के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि असम राइफल ने सेक्सुअल वायलेंस की है और बहुत सारे उन्होंने कहा है कि असम राइफल ने उनके अगेंस्ट में उनके साथ वायलेंस की है। ठीक है, मैतेई ग्रुप के साथ। ठीक है, तो मैतेई ग्रुप में उन्होंने अब जो मणिपुर उसके मणिपुर जो है मणिपुर स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर जिनका नाम है आपका नंदन कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि प्लान A और प्लान B के साथ उन्होंने स्कूल को खोला है और उन्होंने कहा कि एकेडमिक ईयर को हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए ओवरऑल बात क्या होती है ना कि देखिए कोई भी ऐसा चीज़ सिचुएशन होता है ना, तो देखिए आपका अगर कोई भी चीज़ बंद होता है ना तो आपके सब चीज़ वापस आ जाएंगे। आपकी दुकान बंद हुई है दुकान खुल जाएंगे। ठीक है, आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस बंद हुई है तो ऑफिस खुल जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई होती है ना स्कूल की, वो ईयर गैप होता है ना और वो रुक गई ना तो पढ़ाई फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी आपकी जो एक जॉब छूटी है तो आप दूसरी जॉब पकड़ लीजिएगा, तीसरी छूटी है तो चौथी पकड़ लीजिएगा। लेकिन पढ़ाई अगर रुक गई तो वो ईयर वापस नहीं आएगा, वो आपको एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बड़ा ही लॉस होता है स्कूलों के साथ और हमारी एजुकेशन तो नहीं जानी चाहिए। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये ठीक ठाक
वहाँ स्थिति हो जाए, स्कूल खुल जाए, बच्चे सब पढ़ें, हम सब पढ़ें भाई साहब, इंडिया का नाम रोशन करें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये देखिए एक आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकला है जिसमें ये WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वार्निंग अलर्ट दिया है इराक को कि इराक में जो इंडिया का जो मेड सिरप है, ठीक, वो जो इराक में बेचा गया है, ठीक, उसके लिए अलर्ट कहा और कहा उन्होंने कि ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक, और अनसेफ है टू कंज्यूम, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या है न्यूज़। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी इंडिया के द्वारा जो इराक में भेजा गया है, सिर्फ बेचा गया है, वो अनसेफ है और सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और कंटामिनेटेड चीज़ मिलाई गई है जो कि अनएक्सेप्टेबल है टू कंज्यूम, ठीक है। अब आप लोग को एक काम करना होगा कि WHO का हेडक्वार्टर क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तब चलते चलते न्यूज़ पर। न्यूज़ अब क्या कहता है कि देखिए आपको एक सिरप ये इंडिया के थ्रू बनाया गया जो आपको इराक में बेचा गया, ठीक है। उस सिरप का नाम क्या है, तो पैरासीटामोल सिरप है जो कोल्ड आउट है, ठीक है। पैरासीटामोल सिरप जो किसके द्वारा बनाया गया, आपका चेन्नई हेडक्वार्टर में बनाया गया, फोर्टिस लेबोरेटरी में, ठीक। उसमें ये कहा गया है कि जो आपका डीआइथिलीन ग्लाइकोल है और इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो मतलब लेबोरेटरी के अनुसार आपका 0.10% होना चाहिए, यानी 0.10% के लगभग होना चाहिए। लेकिन उसमें जो पाया गया है वो पाया गया है डीएथाइलिन आपका 0.25% पाया गया है, और इथाइलिन ग्लाइकोल आपका जो पाया गया है ये 2.1% पाया गया है, जिसके हिसाब से ये अनएक्सेप्टेबल है। और इसको यूज़ करने के बाद हो सकता है कि आपको हेल्थ का इशू हो, जैसे कि कहा गया है कि हो सकता है आपका एब्डोमिनल पेन हो, ठीक है, वोमिटिंग हो, डायरिया हो, हेडेक हो, ठीक है, या कह सकते हैं आपका मेंटल स्टेटस आपका थोड़ा ख़राब हो जाए, ठीक है, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, आपको तो कह सकते हैं वो टॉयलेट्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्यूट किडनी हो सकती है, ठीक, इंजरी हो सकती है, हो सकता है इसके कारण ये सब एक साथ भी हो सकता है सीवियर केस में आपको डेथ का भी सामना कर जा पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, WHO ने अलर्ट किया है कि जो अभी इराक में जो इंडियन मेड सिरप बेचा गया है वो उसके उन्होंने कंसर्न जताई है, उनको रोकने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये एक न्यूज़ आती है कि देखिए बिहार में ना आपका कास्ट सेंसेक्स हो रहा है, यानी कह लीजिए कि आपका जाति जनगणना हो रहा था, ठीक। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि हाई कोर्ट में अपील की गई, ठीक। हाई कोर्ट में आपका अपील की गई थी जून में, ठीक है, ड्यूरिंग जब आपका कास्ट सेंसेक्स हो रहा था, जब कास्ट सेंसेक्स हो रहा था तभी आपका हाई कोर्ट में अपील कर दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि इमिडिएटली रोक दीजिए जब तक कि सुनवाई क्लियर नहीं हो जाती है, ठीक है। जून में रोक दिया गया, ठीक है। जुलाई लेकर के अगस्त की बात कीजिए तो जुलाई अंतिम तक आते आते ये हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया कि क्लीन चिट मिल गई कि हाँ आप कास्ट सेंसेक्स यानी जाति जनगणना आप कर सकते हैं। ये पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया बिहार गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो वापस से चालू कर दी उन्होंने कास्ट सेंसस शुरू करना है। जिसके बाद क्या हुआ कि आपको हाई कोर्ट के बाद क्या हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एडजर्न कर दिया गया, ठीक है, और प्लेगी की बेसिस पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी सुनवाई आगे कैसे क्या होती है और क्या इस पर रोक लगता है कि नहीं, ठीक। जाति जनगणना पर हम बात कर लीजिए नेशनल जनगणना की, तो हमारा अभी तक नेशनल जनगणना नहीं आई है, ठीक। तो अभी जब तक हमारे पास जो जनगणना का रिपोर्ट है हमारे पास 2011 का ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा 2021 में आना चाहिए था लेकिन कोविड के कारण हम नहीं आ पाए और एक्सटेंड हो गया है। तो उम्मीद करते हैं इस साल के अंत, नहीं तो अगले साल में आ ही जाएगा हमारा जनगणना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ओवरऑल देखिए ये न्यूज़ जो आता है, देखिए व्हाट डाटा प्रोटेक्शन बिल से ऑन प्राइवेसी सेंटर पावर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी जो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है तो ये क्या कहता है आपका प्राइवेसी पे, आपके सेंटर के पावर पे क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के क्या बिहाफ पे होगा। देखिए अब जो बात है ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आपको पेश किया गया है लोकसभा में और लोकसभा से पास कर दिया गया है, ठीक है। ये अल्टीमेटली देखिए ये एक कंसर्न उठता है, जैसे कि हम लोग इसके पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी। पहला कंसर्न तो हमारा यही उठता है कि क्या जो डेटा हो जाएगा हम लोग गवर्नमेंट को मिल जाएगी, क्या गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ नहीं कर सकती है ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसको डेटा को थोड़ा सा इसके लिए कंसर्न किया जा रहा है, ठीक है। तो इस और दूसरी बात हो सकती है कि इतने इतने डेटा के बाद
जो लोग हैं, ठीक, कह सकते हैं कि वो इतने सारे लोग हैं, उनकी प्राइवेसी को नुकसान होगा। ठीक, इतने सारे आप प्रोटेक्शन बिल के डेटा ले लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा कि सेंटर की जो पावर है, सेंटर अपने पावर का मिसयूज करेगी और राइट टू इन्फॉर्म का जो अधिकार है वो आपके फेवर में जाता है कि वो क्या कह सकते हैं कि डाटा के लिए काम आ जाएगा। राइट जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक, वो आपको काम आएगा। ठीक, तो ये रहा आज का ओवरऑल न्यूज़। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।